हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच क्या है। मांग की लोच तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है मांग की कीमत लोच, एक होती है मांग की आय लोच और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब मांग की तिरछी लोच। अब सबसे पहले हम देखेंगे मांग की लोच की अवधारणा मार्शल ने द्वारा दी गई है और प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा एक अलग कंसेप्ट है, वो जे.आर. हिक्स ने दी है। अब ये कहते हैं कि मांग की लोच है ना, किसी वस्तु की मांग तीन बातों से प्रभावित होती है। एक वस्तु की कीमत कितनी है उसके ऊपर उसकी मांग निर्भर करेगी। फिर संबंधित है दूसरी वस्तु की कीमत क्या है। सपोज जैसे दो गाड़ियाँ हैं, तो दो गाड़ियाँ हैं, एक तो सुजुकी की एक होंडा की है। तो खुद सुजुकी की किस पर डिपेंड करेगी, दोनों गाड़ियों की कीमत कितनी है, उपभोक्ता कौन सी सस्ती है या कौन सा उसको जिसमें फ़ायदा है, वो उस पर निर्भर करती है वस्तु की मांग। तो इस संबंधित वस्तु की कीमत पर मांग निर्भर करती है, इसलिए और तीसरी थी उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय जितनी होगी उस हिसाब से ही उस वस्तु की मांग होगी। तो इन तीनों तत्वों के आधार पर ही मांग की तीन प्रकार की लोच होती है। उस वस्तु की कीमत के आधार पर मांग की कीमत लोच हो गई, उपभोक्ता की आय के आधार पर मांग की आय लोच हो गई और तीसरी हो गई संबंधित वस्तु की कीमत से, इसको हम बोलेंगे मांग की तिरछी लोच। अब सपोज या तो दे रखा है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मांग की लोच क्या है, तो अब आप सोचोगे मांग की लोच दे दी तो क्या तीनों देनी, नहीं। उस स्थिति में हमको सिर्फ और सिर्फ मांग की कीमत लोच पर ही अपना ध्यान कंसंट्रेट करना है। अब मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की कीमत लोच होती है, मान लो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आया। मांग की जैसे कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, अब कीमत में 20% परिवर्तन आया, कीमत में 10% परिवर्तन हुआ, मांग में या तो 20% परिवर्तन आया या 5% परिवर्तन आया, कम हुई मांग या ज़्यादा हुई, ये इसको निकालने को मांग की कीमत लोच कहते हैं। हम परिभाषा में हो गई किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता के अंश को मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम को मांग की कीमत लोच कहते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे। किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब मान लो हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गई, था अब कीमत 20% बढ़ गई। अब कीमत बढ़ेगी तो मान लो कोई आवश्यक वस्तु हो गई, नमक जैसी वस्तु है, उसी की डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन कोई कीमत बढ़ गई तो मांग तो हमेशा ऑब्वियसली यही देखेंगे ना अपन, कीमत बढ़ गई तो हम उस चीज़ का यूज कम लेने लग जाएंगे तो मांग घट जाएगी। तो मांग की कीमत 20% बढ़ी और मांग मात्रा 10% घटी, तो हम कहते हैं कि मांग की लोच -2% है, या मतलब इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। अब यह -2 का मतलब ये है कि इनके नेगेटिव रिलेशन को बता रहे हैं कि कीमत और मांग के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। अब इसकी विशेषताएं क्या है मांग की लोच की। अब हम देखेंगे कि मांग की लोच की विशेषताएं क्या है। ये मांग की तीनों प्रकार की लोच की विशेषताएं होती है। सबसे पहले विशेषता है इसको सीमांत फलन और औसत फलन के अनुपात के रूप में रखा जाता है। सीमांत फलन से हम तुम समझोगे मार्जिनल वाला होता है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी वाला फंक्शन है, उसमें देखा था आप लोगों ने कि इकाई में चेंज से तो परिवर्तन को दिखाता है सीमांत, और औसत डिवाइडेशन से निकलता है। तो सीमांत फलन और औसत फलन के अनुपात के रूप में रखा जा सकता है। ई पी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/X डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी। इसको निकालेंगे। डेल्टा एक्स का मतलब है कि मांग में परिवर्तन कितना आया, डेल्टा पी का मतलब है प्राइस में कितना चेंज आया, और जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इसको ये मल्टीप्लाई में है ऊपर, इसको डिवाइडेशन में करा तो ये अपॉन में हो जाता है, और इसको बोल देते हैं जहाँ डेल्टा लगा हुआ है उसको मार्जिनल बोल देंगे क्योंकि परिवर्तन को दर्शा रहा है, और ये एक्स अपॉन पी ये एवरेज को दर्शा रहा है। फिर सेकंड इसकी विशेषता है मांग की कीमत लोच आयाम रहित अवधारणा था, तो इसको मापने की कोई इकाई नहीं है, अपन माप नहीं सकते। फिर मांग की कीमत, जब हम दो मांग की लोच की तुलना करते हैं तो हम नेगेटिव चिन्ह को दर्शा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह हमने देखा था ये दर्शा रहा है कि भाई इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है और मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है, सिर्फ ये दर्शाता है। फिर तीसरी चीज़ है इसकी मांग की कीमत लोच और मांग की कीमत लोच
का इसका फॉर्मूला होता है भाई, मांग कीमत लोच होती है ना, वो मांग मात्रा और कीमत के माप की इकाइयों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। और इसका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज, भाई मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, फिर ये इसका फॉर्मूला हो गया। और यही इसका आधारभूत सूत्र है। और ये मांग और कीमत एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, इसलिए अपने देख ही लिया कि ऋणात्मक आती है, नेगेटिव लोच। अब आ जाती है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब मांग की कीमत लोच की या मांग की सभी प्रकार की लोच की कौन कौन सी श्रेणियाँ। इसमें 5 श्रेणियाँ होती है। एक तो होती है पूर्णतः लोचदार, दूसरी पूर्णतः लोचदार, और सेकंड होती है लोचदार, थर्ड है इकाई के बराबर, बेलोचदार, शून्य। अब पूर्णतः लोचदार होता है मतलब A इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अनंत। मांग की लोच, कीमत में कितना भी जरा सा भी परिवर्तन आ गया, मतलब आप मान लो कि आपकी कीमत जरा सी भी बढ़ गई, 10 रुपये से 11 रुपये बढ़ गई, तो आपकी मांग 0 हो जाएगी। अब हम इसके डायग्राम में देखेंगे पूर्णतः लोचदार मतलब कीमत। आप अपन देखेंगे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें OX अक्ष पर मांग की मात्रा दी गई है, OY अक्ष पर कीमत दर्शाई गई है, और PD है मांग वक्र है, मतलब ये मांग को दर्शा रहा है। अब PD के सिर्फ मांग इतनी ही है, PD अगर आप P से तुम इस लाइन से ऊपर चले जाओगे तो वहाँ उसके लिए कोई कर्व ही नहीं है, तो वो ये 0 होता है इस अक्ष पर, तो ये तुम्हारी मांग 0 हो गई। और कीमत घटाने नहीं कोई भी, क्योंकि इसमें जब उसी कीमत पर वो अपनी चाहे जितनी मात्रा बेच सकता है तो वो घटा के क्यों बेचेगा, उसको नुकसान ही है। जब हम बाजार की स्थिति देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जब हम बाजार की दशाएं देखेंगे तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का मांग वक्र इस तरह का होता है, यह क्षैतिज होता है। सेकंड होता है लोचदार मांग, इकाई से अधिक। मान लो तुम्हारी कीमत तो बढ़ गई, 10 रुपये ही बढ़ी, लेकिन तुम्हारी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। ऐसा ये जब होता है जैसे मान लो सोना है, उसकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिसका बहुत यूज हो सकता है, वो जैसे बहुत सारी, जैसे तेल है सपोज, तो तेल है, अगर उसकी कीमत में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, 1000 रुपये का 5000 रुपये का पीपा आता है, तो उसमें अगर वो 1000 रुपये, तो लोग 2 पीपे एक्स्ट्रा खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कितनी चीज़ों में यूज़ आता है और इसके बिना ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब आपकी मांग कीमत में तो ज़रा सा परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ये उस तरह की होती है लोचदार मांग, मतलब इकाई से अधिक। अब मांग की लोच होती है इकाई के बराबर, जब जितना कीमत में परिवर्तन आता है उतना ही मांग में परिवर्तन आता है, दोनों में सेम चेंज होता है। इस प्रकार के मांग वक्र को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवल है, ये इसके मांग वक्र को बोलते हैं। इसके हर बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अब बेलोचदार मांग वक्र होता है, बेलोचदार मांग वक्र होता है मतलब कीमत में तो आपके बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन मांग में उससे कम परिवर्तन आता है। ये होता है आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में ऐसा होता है। जैसे अब आवश्यक वस्तुएं हो गई आपके डेली रूटीन की जो चीज़ें, आटा, दाल, नमक, ये इस तरह की चीज़ें जिनकी कीमत में तो भाई बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन अपने को खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो इनकी मांग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बाकी इनकी मांग कम पर उतनी नहीं बढ़ेगी, कम होएगी जितनी इनकी कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, उसमें होता है कीमत में चाहे जो परिवर्तन हो जाए मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दवाइयाँ हैं, चाहे बहुत महंगी हो जाए चाहे बहुत सस्ती हो जाए, लेकिन हमारी मांग तो जो है इनके लिए वही रहेगी। अब हम मांग की लोच का सब एक ही डायग्राम पर हम देखेंगे तो सारे बिंदुओं का एक साथ प्रदर्शन हम देखेंगे। EP इक्वल्स टू 1 होता है सेंटर में, नीचे आएंगे तो <1 होएगा और 0 आ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो <1 और अनंत हो जाएगा। ये मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ हो गई।